आपने कभी सुना है कि गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास? आपने कभी सुना था कि गए तो थे बड़े बन के लेकिन पहुंच गए जमीन पर? उड़े थे तो बड़े आसमान पर लेकिन झटका लगा तो जमीन पर आ गए। ममता बनर्जी के साथ आज ऐसा ही हुआ। ममता बनर्जी एसआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में खुद प्रेजेंट हुई थी। मैंने उस दिन भी कहा था कि ममता बनर्जी कुछ करने नहीं आई, कोई पॉइंट लेकर नहीं आई थी, कोई लीगल पॉइंट लेकर नहीं आई, कोई लॉजिकल पॉइंट लेकर नहीं आई थी। वो केवल एक भाषण देने आई थी। वो ऐसा लग रहा था कि एक चुनावी बिगुल के तहत वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आई थी और सुप्रीम कोर्ट में दहाड़ दहाड़ कर अपनी बात कह रही थी। और ये कह रही थी कि साहब हमें न्याय चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए। वो बातें जो मुझे लगता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में भी नहीं कही जाती, जो घटिया छाप चुनावी दौरों के दौरान कही जाती हैं। लेकिन चीफ जस्टिस की महानता ये थी कि चीफ जस्टिस ने उनको पूरा समय दिया। उन्होंने कहा मुझे 5 मिनट चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा तो मैं पूरा टाइम देंगे, आप 15 मिनट बात करिए। अपोजिशन इलेक्शन कमीशन ने भी उस समय जब कहा तो इलेक्शन कमीशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैडम को बोल लेने दीजिए, मैडम को बोलने का अधिकार है, यहाँ डेमोक्रेसी है और हम पूरी बात सुनने के लिए आए हैं, हम पूरी बात सुनेंगे। पूरी बात सुनने के लिए न्याय करना हमारा काम है और हम न्याय के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसलिए पूरी जानकारी हमको होनी चाहिए कि आखिर उनके कंसर्न क्या है। इन टिप्पणियों के साथ अगली तारीख पड़ी थी और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 2 बजे से सुनवाई होनी थी। हालांकि सुनवाई थोड़ी लेट शुरू हुई, लेकिन मजे की बात यह है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने एक्स्ट्रा टाइम है, 4 बजे अदालत बंद हो जाती है, लेकिन आज उन्होंने 5 बजे तक सुनवाई करी और सुनवाई करते समय जो हुआ और वही पुरानी बातें कि साहब एसआईआर की अब क्यों जरूरत पड़ गई, एसआईआर को नहीं होना चाहिए था, एसआईआर करके वो पार्टिकुलर वोट डाल रहे हैं। लेकिन कल चुनाव आयोग ने एक ट्रम्प कार्ड खेला था। मुझे लगता है वो ट्रम्प कार्ड खेला था या ममता बनर्जी के सामने झुक गए थे, या मैं समझता हूं कि उनको यूटर्न मानना पड़ा। हालांकि वो बड़ा खतरनाक पॉइंट था। कल चुनाव आयोग ने एक पत्र जारी करके वेस्ट बंगाल के चुनाव आयुक्त को लिखा था और ये कहा था कि जिनके पास परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, जिनके पास पीआरसी है, पीआरसी को वैध डॉक्यूमेंट माना जाए। इस पर अमित मालवीय का एक ट्वीट भी आया था और वहां के बीजेपी नेताओं ने भी इस बात को खड़ा किया है कि पीआरसी बनाना राज्य सरकार का काम है और राज्य सरकार पीआरसी यानी कि जो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है वो अपने हिसाब से बनाती है। चूंकि राज्य सरकार बनाती है इसलिए वो सबके पीआरसी बना देगी। उन्होंने ये भी ट्वीट करके बताया था कि इस समय पिछले कई दिनों से, जब से एसआईआर का चक्कर शुरू हुआ था, तब से लगातार वेस्ट बंगाल सरकार लोगों के पीआरसी बना रही थी और पीआरसी बनाकर वो ये सिद्ध करना चाहती थी ये परमानेंट रेजिडेंट है, यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होल्डर। इसको परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट का मामला तो आपको याद ही होगा कि जम्मू कश्मीर में परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट का चक्कर था और ये मतलब 370 खत्म होने से पहले वहां की ये धारणा थी कि जो पीआरसी होल्डर है, ये धारणा क्या, ये कानून था, जो पीआरसी होल्डर है वही वहां सरकारी नौकरी ले सकता है, वही सरकारी लाभ ले सकता है, वही वहां पर परमानेंट रेजिडेंट हो सकता है, वही वहां घर बना सकता है, वो ही वहां पर हायर एजुकेशन लिख सकता है। ये पीआरसी का चक्कर शेख अब्दुल्ला ने शुरू किया था और वो पीआरसी के चक्कर में ही वहां बहुत बड़े भेदभाव हो रहे थे। यही पीआरसी का चक्कर वेस्ट बंगाल ने पीआरसी बना कर लोगों के परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनाकर ये कोशिश की कि किसी तरह से परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट बन जाए, जिसकी वजह से वो जिनको लिस्ट में नहीं होना चाहिए वो आ सकते हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने साथ में ये कहा कि चूंकि पीआरसी 1999 के नोटिफिकेशन के तहत है, अब चूंकि 2003 से पहले है, मैंने पहले भी बताया है कि 2003 का मामला कुछ ऐसा बनता है जिसमें यह कहा जा सकता है कि उस समय वाजपेयी सरकार के टाइम पर यह कहा गया था जिनके पिता और मां दोनों ही भारत के नागरिक होंगे उनके बच्चे ही भारत के नागरिक माने जाएंगे। अगर उनमें से एक भारतीय नागरिक है तो उनका बच्चा भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। इसलिए 2003 की डेडलाइन इलेक्शन कमीशन ने ली और यह कहा कि 2003 के बाद जिनके वोट बने होंगे उनको हम उनकी पुनरीक्षण करेंगे। 2003 से पहले के वोट अगर आपके बने हैं तो कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, माता पिता का भी वोट बना है तो कोई दिमाग नहीं लगाएंगे और मामला आगे बढ़ाएंगे। अब 2003 और 1999, चूंकि 1999 का नोटिफिकेशन पीआरसी का था, इसलिए यह कहा गया कि 1999 के नोटिफिकेशन में चूंकि पीआरसी लिया गया है, इसलिए अब राज्य सरकार ने जो पीआरसी बनाकर रखे हुए हैं, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनाकर रखे हुए हैं, वो पीआरसी होल्डर्स को एसआईआर में शामिल किया जाए। इस पर बड़े कंसर्न है क्योंकि पीआरसी वैध है कि नहीं है, क्योंकि वो राज्य सरकार बनाती है। अब राज्य सरकार का खेल यह था कि राज्य सरकार ने स्पेशल राज्य सरकार से जब अधिकारी मांगे, चुनाव आयोग ने कहा कि हमने राज्य सरकार से अधिकारी मांगे थे, राज्य सरकार ने अधिकारी देने से मना कर दिया था। अब हम एसआईआर करवाएं किससे? ईआरओ हमारे पास हैं, अब हम किन से करवाएं?
इसलिए हमको 8,000 से ऊपर लोग बाहर से बुलाने पड़े, अपॉइंट करने पड़े, और वो मदद कर रहे हैं। अब इनका कहना था कि ये बाहर से आकर नाम कटवा रहे हैं, तो तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो तो केवल असिस्ट कर सकते हैं, बाकी तो राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं वो ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन ये तो केवल असिस्ट करने वाले लोग हैं जिनकी आवश्यकता है। अब इस पर आज पूरे दिन गहमा गहमी रही। फाइनली जब ये बात आई तो सवाल ये पैदा हुए कि एफआईआर दर्ज हो। मुख्य न्यायाधीश ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि सूक्ष्म पर्यवेक्षण निर्णय लेने वाले प्राधिकरण नहीं है, वे केवल चुनाव आयोग के अधिकारियों की सहायता करेंगे। श्री गिरी और मुख्यमंत्री ने मुख्य न्यायाधीश ने चुनाव आयोग द्वारा दायर प्रतिवाद की ओर ध्यान दिलाया। जब मेहता साहब सॉलिसिटर जनरल ने तो उनको ध्यान दिलाया, तो उसमें यह आया जिसमें आरोप लगाया गया कि चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा शिकायत किए जाने के बावजूद आपत्ति प्रपत्र जलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस बात पर, गुरुस्वामी ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई। हम उपराज्यपाल को चुनाव आयोग के प्रतिवाद के जवाब में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का कारण बताते हैं। हम उपराज्यपाल के लिए इस संबंध में स्पष्टीकरण देना उचित समझते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने जो बात कही वो बड़ी गजब की है। उन्होंने कहा, ईआरओ को एसआईआर अधिसूचना में मौजूद सभी दस्तावेजों और साथ ही शीर्ष न्यायालय के 19 जनवरी 2026 के आदेश को ध्यान में रखना होगा। डीएन नायडू ने एक बात कही, कुछ अधिकारियों ने भी गलतियां की हैं, हमने कुछ गैर कानूनी काम करने वालों को निलंबित करने की सिफारिशें भी की हैं, लेकिन कुछ नहीं किया गया। जब हमें कुछ अधिकारियों की जरूरत पड़ी तो उनका तबादला कर दिया गया। यानी कि उन्होंने ये कहा, चुनाव आयोग ने ये कहा सुप्रीम कोर्ट में कि साहब बहुत सारे अधिकारी वहां गलतियां कर रहे हैं, बहुत सारी गड़बड़े कर रहे हैं, हम उनको ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, हम उनको सुधारने की बात कर रहे हैं, वो सुन नहीं रहे, हमको जो जितनी वर्कफोर्स चाहिए वो भी नहीं दे रहे हैं, और साथ में एसआईआर करने नहीं दे रहे हैं, उसमें असहयोग बहुत सारा हो रहा है। चीफ जस्टिस कई दिन से पेशेंस रखकर सुन रहे थे, लेकिन चीफ जस्टिस ने जो कहा अब मुझे लगता है कि वो बहुत गजब का था। मुख्यमंत्री के सचिव से उन्होंने कहा, कृपया इस मामले पर गौर करें। निलंबन की सलाह दिए जाने पर मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार जानती है कि उसे क्या करना है। हम आदेश देते हैं कि चुनाव आयोग को उन अधिकारियों को बदलने की पूरी स्वतंत्रता होगी जो अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभा रहे हैं। हम आदेश देते हैं कि उन अधिकारियों को बदलने का अधिकार चुनाव आयोग को होगा, और राज्य सरकार को यह बात पता है कि उसको क्या करना है। अब सारा खेल यही था कि राज्य सरकार सहयोग करने की बजाय असहयोग कर रही थी। राज्य सरकार के अधिकारी, चूंकि इस समय आचार संहिता तो लगी नहीं है, अब चूंकि चुनाव आचार संहिता नहीं लगी है, इसलिए चुनाव आयोग को वो अधिकार नहीं होते। आचार संहिता के टाइम पर तो मुख्यमंत्री कुछ होता नहीं है, मुख्यमंत्री केवल कार्यकारी होता है, बाकी अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के राइट राज्य सरकार के पास, वो चुनाव आयोग के पास होते हैं। तो चुनाव आयोग इधर से उधर कर देता है, कोई पॉलिसी नहीं बन सकती, कोई नया काम नहीं हो सकता, कुछ नई गतिविधि नहीं हो सकती। लेकिन यहां सवाल यह पैदा होता है कि एसआईआर जिस समय कर रहे हैं, जो चुनाव से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या उस एसआईआर के करते समय अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार चुनाव आयोग को होंगे? क्या चुनाव आयोग उस पर निर्णय ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जो खेल चल रहा था, ममता बनर्जी खुद आकर भाषण दे गई और अपने अधिकारियों के गलत कामों को प्रोटेक्ट करना, अपने भाषणों के पीछे प्रोटेक्शन देने की कोशिश कर रही थी, और एसआईआर में बांग्लादेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता देने के लिए पूरी प्रतिबद्ध थी। पूरे चुनाव पूरे उसमें सिस्टम में बता रही थी कि नहीं, इनका वोट होना चाहिए। हालांकि ममता बनर्जी की तरफ से एक और बात आई, उन्होंने कहा साहब अभी जो चुनाव होने जा रहा है वेस्ट बंगाल का, उस चुनाव में तो ऐसे ही होने दिया जाए, अगली बार एसआईआर कर लेना। सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग ने कहा कि साहब हमारा काम ही है, हम एसआईआर करके पता करते हैं कि वाकई में वोटर कौन है, कौन नहीं होना चाहिए, अपनी लिस्टें सुधारते हैं, और ये कह रहे हैं कि चुनाव के बाद कर लेना, तो फिर बात तो वहीं की वहीं आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी कहा कि नहीं भाई, एसआईआर तो नहीं रोकी जा सकती और गतिविधि भी नहीं रोकी जा सकती, क्योंकि चुनाव आयोग का जो अपना फंक्शन है, उस फंक्शन में हम तो टांग नहीं अड़ा सकते। हम केवल इतना कह सकते हैं कि अगर कुछ गलत हो रहा है, आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो हम आपकी उसमें मदद कर सकते हैं कि भाई गलत ना होने दिया जाए। हम इसमें मदद कर सकते हैं कि भाई हम उसको सही कर लेंगे। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि चुनाव आयोग अपनी ड्यूटी ना करे, चुनाव आयोग वोट ही चेक ना करे, चुनाव आयोग सही को सही ना कहे, चुनाव आयोग गलत वोटिंग पड़ने दे, चुनाव आयोग गलत लिस्टें जारी रखे,
ये तो हम नहीं कर सकते, इसको तो हम नहीं रोक सकते, क्योंकि चुनाव आयोग का काम चुनाव आयोग को करना है, ये इसमें हम इंटरवेंशन नहीं कर सकते। लेकिन हम बस आश्वासन आपको इतना दे सकते हैं कि अगर कुछ गलत हो रहा है, इंडिविजुअल केस आपका गलत हो रहा है, तो आप हमारे पास है। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि हम गलत तो नहीं होने देंगे। देखो, किसी के साथ वोटर का फंडामेंटल राइट, वोटर का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनता है, वोटर का राइट प्रोटेक्टेड होना चाहिए, वोट कोई इलिमिनेट नहीं होना चाहिए, गलत आदमी का नाम कटना नहीं चाहिए, गलत आदमी का नाम चढ़ना नहीं चाहिए। इतना सिक्योर अगर हम कर सकते हैं तो वो मेरी ड्यूटी बनती है, उसको तो हम पूरा करेंगे। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि पूरी की पूरी प्रक्रिया बंद कर दी जाए, आप ये कह रहे हैं कि वोट काटे जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग वोट काट रहा है, तो मशीनरी तो आप ही के इस्तेमाल हो रही है। चुनाव आयोग के पास तो कुछ होता नहीं, चुनाव आयोग तो आपसे ही अधिकारी लेता है, चुनाव आयोग आपकी ही मशीनरी इस्तेमाल करता है, आपकी मशीनरी ही घर घर जाती है, वोटर लिस्ट चेक करती है, घर घर जाकर उस पर जो फॉर्मेट है उसको डालती है। बस इतनी सी बात जरूर होती है कि उन अधिकारियों के पास, उन बीएलओ के पास उतना अधिकार नहीं होता, क्योंकि वहां बीएलओ को भी देखना होता है कि जो डॉक्यूमेंट वो अपलोड कर रहा है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, क्योंकि वो जो पोर्टल है, पोर्टल पे उतने ही डॉक्यूमेंट अपलोड हो सकते हैं जो फॉर्मेट मांगा गया है। अगर उस फॉर्मेट में आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर वो नहीं माना जा सकता। बस बीएलओ के पास इतना हो सकता है कि वो फोर्स डॉक्यूमेंट को सही मान ले, वो सही डॉक्यूमेंट को अपलोड ना करे, इतना तो उसका हो सकता है। लेकिन सारे बीएलओ तो वेस्ट बंगाल सरकार के ही अधिकारी होते हैं, सारे उनके ही कर्मचारी होते हैं, चुनाव के पास तो अपने पास कुछ होता नहीं। चुनाव आयोग 8,000 लोगों को बाहर से तब हायर किया है जब आपने अधिकारी नहीं दिए। तब राज्य सरकार ने यह कहा कि साहब हम विलिंग हैं, हम तैयार हैं, हम अधिकारी दे देंगे, हम 8,000 के 8,000 अपनी तरफ से प्रोवाइड करने को तैयार हैं। ये अंडरटेकिंग उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आज उन्होंने दी। जब अंडरटेकिंग सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा बात ठीक है, अगर आप अधिकारी देने को तैयार हैं, उनकी मशीनरी को काम करने को तैयार है तो करिए। तब चुनाव आयोग ने कहा कि साहब एक चीज और है, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए कि अधिकारी वहां गड़बड़ करते हैं, जिन अधिकारियों के हम ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करते हैं, जिनके अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, जिनको लाने ले जाने की बात करते हैं, जिनको सही से ड्यूटी निभाने की बात करते हैं, वो साहब राज्य सरकार सुनती ही नहीं है। राज्य सरकार अपने हिसाब से करती है, अधिकारियों को बस पीछे से, मेरा मानना तो यह है कि अधिकारियों से फीड करके वो वहां पर भेजती है कि तुम जाओ और इनके मुस्लिम वोटर, जो बांग्लादेशी वोटर है, जो रोहिंग्या वोटर है, इस वोटर का नाम कटने ना पाए, ये मेरा वोटर है और इससे सरकार बनती है, और पश्चिम बंगाल में यही सरकार हमारी है। तो मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज वो सारे चैप्टर क्लोज कर दिए जिनमें सुप्रीम कोर्ट को लगा, उसने कहा मैं आदेश देता हूं कि चुनाव आयोग, बिल्कुल वैसे जैसे कि आचार संहिता लगते समय होता है, कि मैं आदेश देता हूं कि अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है, कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है, कोई अधिकारी गड़बड़ कर रहा है, तो चुनाव आयोग को पूरा अधिकार होगा कि वो उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग कर सके और राज्य सरकार को मानना पड़ेगा। राज्य सरकार की यह कर्तव्य बनता है और हम आदेश देते हैं कि राज्य सरकार को यह मानना पड़ेगा, ट्रांसफर पोस्टिंग उनकी करने दी जाए। चुनाव आयोग अपने हिसाब से एसआईआर स्वतंत्रता पूर्वक करवाए, राज्य सरकार उसमें इंटरवेंशन ना करे। राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल केवल चुनाव आयोग करता है। राज्य की मशीनरी का मतलब राज्य के ही कर्मचारी उसमें काम करते हैं, इसलिए इस तरह की कोई संभावना नहीं है कि कुछ चुनाव आयोग गड़बड़ कर सकता है। चूंकि चुनाव आयोग गड़बड़ कर ही नहीं सकता, अधिकारी ही राज्य सरकार के ही अधिकारी होते हैं जो राज्य के वेतन पर काम करते हैं, इसलिए इस तरह की जितनी संभावना जताई जा रही है कि विलफुल, जानबूझकर कुछ गड़बड़ किया जा रहा है, वैसा कोई होने की संभावना नहीं दिखती। लेकिन यह बात निश्चित है कि राज्य सरकार अगर चुनाव आयोग को सपोर्ट नहीं करेगी और चुनाव आयोग जैसे स्वतंत्रता पूर्वक एसआईआर करना चाहता वैसे नहीं होने देगी, तो चुनाव की प्रक्रिया ही बिगड़ जाएगी। और चुनाव की प्रक्रिया चूंकि अगर बिगड़ गई तो फिर चुनाव फ्री फेयर नहीं हो पाएंगे, और चुनाव फ्री फेयर करवाना हमारे देश की पहली प्राथमिकता बनती है। इसलिए चुनाव तो फ्री फेयर होने ही चाहिए, इसलिए हम आदेश देते हैं, और न माने तो डैट डैट डैश, आगे क्या होगा अगली तारीख पर, यह ममता बनर्जी भी अच्छे से जानती है। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।